काट के आए होते हैं। Such incidental scrap would not prevent the plant from satisfying the definition of bearer plant. इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो bearer plant नहीं है, वो bearer ही है। वो तो bearer होना बंद हो गया, फ्रूट देना बंद कर गया, तो हमने काट के फेंक उसको बेच दिया स्क्रैप में। वो तो हम अपनी मशीन को भी तो स्क्रैप में बेचते हैं ना, जब अपनी एसेट्स को यूज करते हैं। ठीक है। यस मैम। अब वो कहते हैं बायोलॉजिकल एसेट इज अ लिविंग एनिमल और प्लांट। कुछ भी हो सकता है, लिविंग एनिमल भी हो सकती है और प्लांट भी हो सकता है जो बियरर नहीं है, सॉरी बियरर है। कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर डिडक्टिंग एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट क्या होता है? हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, उसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं और इम्पेयरमेंट लॉस को लेस करते हैं। जो बच जाता है वो कैरिंग अमाउंट हो जाता है और अगले साल का ओपनिंग बन जाता है। कॉस्ट इज अमाउंट ऑफ कैश। कॉस्ट क्या होती है? कब जब कोई हम एसेट खरीदते हैं तो हम उसके ऊपर क्या क्या लेते हैं? कैश और कैश इक्विवेलेंट जो हमने उसके लिए पे किया, और फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन अदर देन कैश। मान लो कई बार हम कैश नहीं देते, हम शेयर्स दे देते हैं या कुछ और दे देते हैं उस एसेट्स के लिए, तो वो हम कंसिडरेशन उसकी कॉस्ट में लेते हैं। ठीक है। And where applicable, the amount attributed to the asset when initially recognized in accordance with the specific requirement of accounting standard. तो ये हमारी cost की definition आ गई, ये हमारी carrying amount की definition आ गई। Depreciable amount क्या होता है? Is the cost of asset or other amount substituted for the cost less its residual value. अगर आपने depreciation का chapter किया है तो हम कैसे निकालते थे? cost minus स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, यही करते थे आप। यस मैम। अब वो जो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू होती है ना, वो आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट होती है कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। ऐसे ही करते हैं ना, कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बड़ी अच्छे से याद कर लो, काफी जगह काम आएगी। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सिस्टमेटिकल एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यानी कि मैंने 1 लाख खर्च किए, 10 साल मैंने उसको यूज करना है, तो उस 1 लाख को मैंने 10 सालों में खर्चे को बांटना है। खर्चा मैंने कर दिया 1 लाख का, तो उसको 10 साल में बांटना है सिस्टमेटिक वे में। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। वो नहीं याद रखना, वियर एंड टियर तो है ही है, वो तो डेप्रिसिएशन क्यों होती है, लेकिन डेप्रिसिएशन है क्या? दैट इज ए सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है। डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। क्लियर? यस मैम। अब वो कहता है एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू क्या होता है? एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू होता है कि आपकी एंटरप्राइज के लिए उसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ऑफ एंटरप्राइज एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम कंटिन्यू यूज ऑफ एसेट्स एंड इट्स डिस्पोजल एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ और एक्सपेक्ट टू इनकर व्हाइल सेटलिंग द लायबिलिटी। आपने कैपिटल बजटिंग का चैप्टर किया है उसमें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, +1 या +2 में? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली है कभी? याद नहीं नहीं नहीं, मैम। नहीं निकाली होगी। देखो, एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपके पास एक एसेट है, ठीक है, आपने एक मशीन ली, उससे आपको हर साल कुछ ना कुछ इनकम आ रही है, तभी लोगे ना। ठीक है, तो जो हमारी इनकम आती है वो हमारी कैश फ्लो होती है कि हमारे पास कितना कैश आ रहा है। उसकी हम मान लो 10 साल तक मेरे को उससे इनकम हो रही है, तो मैं 10 साल की इनकम ले लूंगी और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी। प्रेजेंट वैल्यू समझते हो आप? प्रेजेंट वैल्यू टेबल देखी है कभी आपने? नो मैम। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में आएगी तो मैं दिखाऊंगी, अदरवाइज मैं अभी सिर्फ आपको बता देती हूँ प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। मान लो मैं मेरे पास आज 100 रुपए हैं और मैं 100 रुपए से 1 किलो आम खरीद के आ जाती हूँ। अगले साल मेरे को फिर 100 रुपए मिलेंगे, लेकिन आम महंगे हो गए, तो
अब वो आम जो है वो आते हैं मेरे पास 100 रुपए में, मान लो 350 ग्राम, या सॉरी 850 ग्राम, ठीक है। तो अब मेरी जो 100 रुपए की वैल्यू थी वो कम हो गई, यस मैम। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मान लो 70 पैसे रह जाती है, ठीक है। इसी तरह अगले साल जो उस दूसरे साल 100 रुपए मिलेंगे, उसकी वैल्यू आज की डेट में 60 पैसे रह जाती, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। मैं टेंटेटिव याद करने के लिए आपको बता रही हूँ कि जितने भी कैश फ्लो हमारे होते हैं, मान लो 10 साल तक कैश फ्लो मिलना है मुझे उससे, उस 10 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी और उसको ऐड करूंगी, तो वो मेरी एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? यस मैम। अब वो कहता है फेयर वैल्यू क्या है। फेयर वैल्यू ऑफ द वैल्यू अमाउंट फॉर विच एसेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज इन द आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। आज की डेट में मैं कितने में उसको बेच सकती हूँ, दैट इज फेयर वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू सुना है ना आपने कि पुरानी चीज लेके नहीं ले आओ, ले जाओ। हम्म? यस मैम। कौन लेता है पुरानी मशीन या पुराना एसी? जिसको नॉलेज होगी, या वो बिलिंग होगा कि हाँ मैं ये ले लेता हूँ, या तो कोई कस्टमर लेगा या कंपनी वापस ले लेती है ताकि मेरी सेल हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू, जितने की आपकी वो चीज आज की मार्केट में बिक सकती है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ग्रोस कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इज इट्स कॉस्ट और other amounts substituted for the cost in the books of accounts without making any deduction for accumulated depreciation and accumulated impairment loss। अभी हमने ऊपर कैरिंग अमाउंट पढ़ा था, कॉस्ट माइनस accumulated depreciation माइनस accumulated impairment loss, यही पढ़ा था हमने। यस मैम। अगर हम ना डेप्रिसिएशन लेस करें ना इम्पेयरमेंट लॉस लेस करें, तो सिर्फ कॉस्ट लेते हैं, तो वो उसकी ग्रोस कैरिंग अमाउंट आ जाती है। क्या आ जाती है? ग्रोस कैरिंग कॉस्ट। हम्म। अब वो कहते हैं एन इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, इज द अमाउंट बाय विच कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स इज रिकवरेबल अमाउंट। अब ध्यान से पढ़ो, मैंने आपको यही बताया था। कैरिंग अमाउंट है मेरा, मान लो 10,000 रुपए, मार्केट में रिकवरेबल है मेरा 8,000, तो 2,000 रुपए मेरी बुक्स ज्यादा दिखा रही है ना उसको, यस मैम। ठीक है। तो वो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपकी टेंजिबल आइटम्स हैं, यहाँ पर इंटेंजिबल आइटम्स को ये नहीं ले रहा प्रॉपर्टी में। जो यूज के लिए आपने रखी हैं, किस यूज के लिए? प्रोडक्शन के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए या सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। प्रोडक्शन के लिए जैसे मशीन रखते हैं हम, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ट्रांसपोर्ट रखते हैं, या दूसरे को किराए पे देने के लिए हम मकान लेते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हम कोई जैसे ये लेते हैं, लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह लेते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आता है। आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ऑब्वियसली प्रॉपर्टी उसको नहीं बोलेंगे जो 12 महीने में खत्म हो जाती है, वो खर्चा बुक हो जाता है। और जो चीज लंबे पीरियड के लिए लेते हैं, उसी को ही हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, एसेट्स में लेते हैं। क्लियर है? यस मैम। अब वो कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ एसेट्स नेट सेलिंग प्राइस एंड इट्स वैल्यू इन यूज। ये बात याद रखो, वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या है? आपका सेलिंग प्राइस तो वही है जो आप मार्केट में बेचोगे। नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है कि मान लो मेरी कोई चीज मार्केट में 10,000 रुपए की बिकती है आज की डेट में, और उसको बेचने पे मेरा 1,000 रुपए खर्च भी होएगा ऐड वगैरह देने में या कुछ करने में, तो मेरी वो नेट सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 9,000 हो गई। यस मैम। और वैल्यू इन यूज क्या है कि अगर मैं उसको ना बेचूं, तो मेरे को वो अगले 2 साल तक और मेरा काम चला देगी, और दोनों साल में मुझे 6,6 हजार रुपए की उससे वैल्यू आ जाएगी, मतलब 6,6 हजार रुपए का मेरा उससे इनफ्लो हो जाएगा। पहले साल 6,000 का 6,000 ही ले लेते हैं, दूसरे साल उसका मान लो उसकी वैल्यू 90% रह जाती है, तो 5,000 मान लो चलो, तो उसकी वैल्यू इन यूज 11,000 होगी। यस ठीक मैम। है। तो
ये लाइन याद रख लो, इसका एमसीक्यू आ सकता है। रिकवरेबल अमाउंट जो है वो हायर होता है दोनों में से, हायर ऑफ द नेट सेलिंग प्राइस एंड इट्स वैल्यू इन यूज। ठीक है, क्लियर? यस मैम। मैं बार बार जिस बात को फोकस करती हूँ ना उसको ध्यान दे दिया करो, इसको हाईलाइट कर लो, एमसीक्यू बनेगा आपका ही। The residual value of an asset is the estimated amount that an enterprise would currently obtain from disposal of asset. Residual value क्या होती है? जब हम एसेट हमारी काम करना बंद कर देती है और उसको हम बेच देते हैं तो उससे जो मिलता है डिस्पोज करके वो रेजिडुअल वैल्यू होती है। आफ्टर डिडक्टिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ऑब्वियसली उसका जो खर्चा है वो हमने लेस करना है। मान लो बेचने में मेरे 500 रुपए खर्च होते हैं तो वो लेस करके मैं डिस्पोजेबल वैल्यू निकालूंगी, रेजिडुअल वैल्यू निकालूंगी। If the asset are already of the age and in condition expected at the end of its useful life, लेकिन वो रेजिडुअल वैल्यू तभी होती है जब हम उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी होती है। अगर हम यूजफुल लाइफ से पहले बेच रहे हैं तो वो हमारा रिकवरेबल अमाउंट होता है, वो रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती है। यूजफुल लाइफ क्या होती है? द पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटरप्राइजेस, जितने साल हम किसी चीज को यूज कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड है हमारी कितने साल ये काम दे जाएगी, दैट इज यूजफुल लाइफ। एंड बी द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसेट्स बाय द एंटरप्राइज, या फिर हम जितने यूनिट उससे बना सकते हैं। ठीक है, अब आता है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन मैं आपसे ही पढ़वाना चाहूंगी एंड सलोनी आप पढ़िए रिकॉग्नाइजेशन। Cost of an item, property, plant, equipment should be recognized as an asset is paid. It is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the enterprise, and the cost of the item can be measured reliably. Items such as spare parts, standby equipment, and servicing equipment are recognized in accordance with the standards when they meet the definition of property, plant, and equipment. Otherwise, such items are classified as inventory. This standard does not prescribe the limit of measure for recognition. Is that what constitutes an item of property, plant? The judgment is required in applying the recognition criteria to specific circumstances of an enterprise. An enterprise evaluates under this recognition principle all its costs on property, plant, and equipment at the time they are incurred. These costs include costs incurred. A. Initially to acquire or construct an item of property, plant, and equipment, and subsequently to add to replace part of or services. ठीक है, आगे नेक्स्ट है इनिशियल कॉस्ट पढ़ने के लिए हिमांशी वर्मा आप आइए, आप पढ़िए बेटा। हिमांशी, हिमांशी, सुमित पाल। Ma'am, initial cost. The पढ़िए definition पढ़िए। of the definition of property and plant and equipment cover tangible items which are held for use for administrative purpose. The term administrative purpose has been used in wider sense to include all the business purpose other than production or supply of goods or services or for rental for others. Thus, the property, plant, and equipment would include assets used for selling and distribution, finance and accounting, personnel, and other functions of an enterprise. The item of property, plant, and equipment may also be acquired for safety or environmental reasons. The acquisition of such a property, plant, and equipment, although not directly increasing the future economic benefit, and for any particular existing item of property, plant, and equipment may be necessary for your enterprises to obtain the
future economic benefit from its other assets. Such item of property, plant, and equipment qualify the recognition as asset because they enable an enterprise to derive future economic benefit from related assets in excess of what would be derived had those items not been acquired. For example, a chemical manufacturing may install new chemical handling process to comply with environmental requirements for the production and storage of dangerous chemical-related plant and enhancement are recognized as an asset because without them the enterprises is unable to manufacture and sell chemical. The resulting carrying amount of such an asset is reviewed for impairment in accordance with AS 28 impairment of asset. आगे 1 मिनट किसी और को कोई और पढ़िएगा। Subsequent cost. 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अजय कुमार आप पढ़िए बेटा। Subsequent cost. Under the recognition principle, as mentioned above, an enterprise does not recognize in the carrying amount of an item of property, plant, and equipment the costs of the day-to-day servicing of the item. Rather, these costs are recognized in the statement of profit and loss as incurred. Costs of the day-to-day servicing are primarily the cost of labor and consumables, and may include the cost of small parts. The purpose of such expenditure is often described as for the repairs and maintenance of the item of property, plant, and equipment. Parts of some items of property, plant, and equipment may require placement at regular intervals or it may require replacement several times. Items of property, plant, and equipment may also be acquired to make a less frequently recurring replacement or to make an non-recurring replacement. Under the recognition principle, as discussed above, an enterprise recognizes in the carrying amount of an item of property, plant, and equipment the cost of replacing part of such an item when that cost is incurred if the recognition criteria are met. The carrying amount of those parts that are replaced is de-recognized in accordance with the de-recognized provisions of the standard. A condition of continuing to operate an item of property, plant, and equipment may be performing regular major inspections for faults, regardless of whether parts of the item are replaced. When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of property, plant, and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Any remaining carrying amount of the cost of the previous inspection is de-recognized. The de-recognized recognition of the carrying amount occurs regardless of whether the cost of the previous part inspection was identified in the transaction in which the item was acquired or constructed. If it is not practicable for an enterprise to determine the carrying amount of the replaced part inspection, it may use the cost of the replacement as or the estimated cost of a future similar inspection as an indication of what the cost of the replaced part existing inspection component as when the item was acquired or constructed. ठीक है। तो देखिए वो क्या कह रहा है, आप इस पे ध्यान से हम पढ़ेंगे। रिकॉग्नाइजेशन हम पढ़ रहे थे, ठीक है।
रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या है? द कॉस्ट ऑफ आइटम एंड प्रॉपर्टी, आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ। देखो हमने हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिकॉग्नाइजेशन पार्ट पढ़ना ही पढ़ना है। पहले तो हमने ये देखना है कि हमने उसको एसेट मानना भी है या नहीं मानना है, रिकॉग्नाइज करना भी है या नहीं करना है। ठीक है, तो कब करेंगे हम रिकॉग्नाइज? अगर A, it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the enterprise and the cost of item can be measured reliably। दो चीजें आपको देखनी है। पहली बात तो ये है कि आपका जो उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाले हैं, यानी कि जो उससे बेनिफिट होने वाला है, पैसा आने वाला है, उससे कुछ आएगा हमारे को, तभी हम उससे कैश फ्लो जो है वो बेनिफिट मिलेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी एंटरप्राइज को, तभी हम उसको एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे। जो हमें फायदा ही नहीं दे रहा उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। हम बड़े मतलबी हैं, जो रिश्तेदार का फायदा देगा उसी को मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो वही बात है कि यहाँ पर मतलबी होना है बुक्स के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मतलबी होना, बुक्स के लिए मतलबी होना है। ठीक है, तो आप उसी को एसेट मानोगे। अब देखो आपके घर में एक कंडम कोई पुरानी साइकिल पड़ी है जो कोई काम नहीं आने वाली, तो उसको आप अपनी एसेट नहीं मानोगे। ठीक है, लेकिन जो आपको बेनिफिट देने वाली चीज है, जो फ्यूचर में उस कंपनी को कैश फ्लो देगी, उससे कुछ फायदा होने वाला है, उसको हमने रिकॉग्नाइज करना है। दूसरा, उसकी कॉस्ट को हम मेजर कर सकें, क्योंकि जब हमने रिकॉग्नाइज करना है एज एन एसेट, तो उसकी कॉस्ट भी लिखनी है, उसकी कैरिंग अमाउंट भी लिखनी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी लिखनी है, सब कुछ लिखना है। तो उसके लिए कॉस्ट मेजर होना जरूरी है। अगर हमें कॉस्ट ही नहीं पता तो हम उसको किस वैल्यू पे लिखेंगे? क्योंकि पैसों की बात समझती है अकाउंटिंग किताबें, तो और कुछ नहीं समझती। आइटम्स सच एज स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, servicing equipment are recognized in accordance with this standard when they meet the definition of property, plant and equipment. Otherwise, such items as classified as inventory. अब आप याद करो +1 +2 में आपने पढ़ा होगा स्पेयर पार्ट्स, टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। कई बार हम उसको एसेट में लिख देते हैं, कई बार हम खर्चों में लिख देते हैं, उसको इन्वेंट्री मान लेते हैं, मतलब एसेट नहीं मानते, इन्वेंट्री मान लेते हैं। तो अगर आपके स्पेयर पार्ट आपने कोई ऐसे खरीदे हैं, कोई इक्विपमेंट स्टैंड बाय लिया है, सर्विस इक्विपमेंट कुछ लिया है आपने, जैसे हम अपनी कार में कई बार वो रखते हैं इक्विपमेंट्स कि कहीं स्टेपनी रखते हैं, कहीं हवा निकल गई, हवा भरने के लिए मशीन रखते हैं। तो स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स अगर हम अपनी मशीनों के लिए रख रहे हैं, स्पेयर पार्ट रख रहे हैं, तो अगर तो वो आपकी डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी में आ जाते हैं तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लो। और अगर नहीं आते हैं तो उसको ये नहीं है कि हम उसको कहीं नहीं लेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं लेना ना, उसको इन्वेंट्री में ले लो। समझ आई ये बात? फिर उसके ऊपर एक इन्वेंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। ओके, यस मैम। Yes. तो अब आपका जो बात बनती है वो ये बनती है कि स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट और सर्विस इक्विपमेंट जो है वो इन्वेंट्री भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी हो सकते हैं। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट प्रिस्क्राइब द यूनिट ऑफ मेजर फॉर रिकॉग्नाइजेशन। उसने ये नहीं बताया कि आपका यूनिट ऑफ मेजर क्या होगा, उसने सिर्फ ये बताया कि किसको आपने रिकॉग्नाइज करना है, किसको नहीं करना। दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सिर्फ ये बताया है कि किसको लेना है प्रॉपर्टी, किसको नहीं लेना है। Thus, judgment is required in applying the recognition criteria to specific circumstances of an enterprise. An enterprise evaluate under this recognition principle all its cost on property. अब हमने evaluate करना है क्योंकि स्टैंडर्ड तो कुछ बोल नहीं रहा, तो हमने कैसे इवेल्युएट करना है? उसकी कॉस्ट को लेना है एट द टाइम व्हेन दे आर इनकर्ड, जब हमने खरीदी थी कोई चीज उस टाइम उसकी कॉस्ट को लेना है। और कॉस्ट में क्या क्या लेते हैं हम? इनिशियली टू एक्वायर और कंस्ट्रक्शन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड सब्सिक्वेंट टू ऐड टू रिप्लेस पार्ट और सर्विस इन इट। आपने एक कार ले ली, ठीक है, इनिशियली आपने 5 लाख की कार ले ली, तो इनिशियली उसको खरीदने का खर्चा आपका 5 लाख का हो गया। या घर बनाया कंस्ट्रक्शन में, आपका 50 लाख का घर बन गया। सब्सिक्वेंटली आगे जाके आपको लगा कि कार में मुझे वो लगाना है, एक जो आजकल लगते हैं ना, एक वो एलईडी लगती है कि पीछे की भी बैक करते हुए दिखता है, सब कुछ दिखता है। कोई भी एसेसरी आपको लगवानी है उसमें, या कोई रिप्लेस करवाने हैं टायर, या घर में आपको जो है
उसको घर को और आगे ऐड ऑन करना है, एक कमरा और डलवाना है या कार की सर्विस करवानी है, तो ये सब चीजें उसकी कॉस्ट में फर्दर ऐड होती चली जाएंगी। तो दो चीजें होती हैं, सबसे पहले होती है हमारी इनिशियल कॉस्ट और दूसरी होती है सब्सिक्वेंट कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट क्या होती है? द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कवर्स टेंजिबल आइटम्स। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सिर्फ टेंजिबल एसेट्स आती हैं, इंटेंजिबल इसको इस डेफिनेशन में नहीं ले रहा। विच आर हेल्ड फॉर यूज, जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं या किसी और पर्पस के लिए यूज करते हैं। द टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस ये कह रहा है, administrative purpose has been used in wider sense to include all business purpose, business के लिए यूज कर रहे हैं, other than production or supply of goods or services for rental for others। अगर हम रेंट पे देने के लिए कर रहे हैं तो हमने नहीं लेना है, अगर हम अपने प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं तो हमने लेना है उसको। Thus property plant and equipment would include assets यूज्ड फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए यूज कर सकते हो, पर्सनल HR के लिए यूज कर सकते हो, और किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हो। आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आल्सो एक्वायर फॉर सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजंस। सेफ्टी के लिए भी हम लगाते हैं, आजकल जरूरी है हर एक कंपनी के लिए कि उनको इस तरह की सिक्योरिटीज लगानी होती हैं कि फायर अगर लग जाए तो फायर की सिक्योरिटी क्या आपके पास, ये चेकिंग होती है हर एक कंपनी की, ठीक है। और एनवायरनमेंट का मतलब कोई पोल्यूशन तो नहीं आप क्रिएट कर रहे, पोल्यूशन से बचने के लिए आपने क्या यूज किया है। तो ऐसी चीजें भी हमारी प्लांट, अब घरों में भी हमारे चिमनी लगी होती है ना, कि धुआं जो है वो घर से बाहर चला जाए। सेफ्टी के लिए हम कैमरेज लगाते हैं, लॉक लगाते हैं। तो ये सब चीजें हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आती हैं। द एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आल्दो नॉट डायरेक्टली इंक्रीजिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उससे हम फ्यूचर का कोई बेनिफिट, कैमरा लगाया घर में, उससे क्या बेनिफिट होगा फ्यूचर का आपका, ठीक है। या फिर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया है, वो क्या बेनिफिट देगा आपको, या कैमरे मतलब ऑफ एनी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बी नेसेसरी फॉर एन एंटरप्राइज टू ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स अदर एसेट्स। Such item of property, plant and equipment qualify for recognition as asset because they enable an enterprise to derive future economic benefits। तो वो qualify तभी करेगी अगर future benefits आपको दे रही है from related assets in excess what could be derived that those items not acquired। कहते स्टैंड बाय हो गया ना, अगर वो चीज ना हो तो हम उतने बेनिफिट ना उठा पाए। जैसे अगर हम कंप्यूटर नहीं लगाएंगे या फिर कोई ऐसे, आप कहीं भी जाओ एम्बियंस देखते हैं, हम मॉल में जाते हैं तो किस तरह से उन्होंने सुंदर सा बनाया होता है, अगर वो ना करें कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी लाइटें लगाई होती हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा लाइटों से, लेकिन अगर वो ना लगाएं तो फिर हमें जो है उतने बेनिफिट नहीं होंगे जितने अदरवाइज होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, अब जैसे इसने एग्जाम्पल दे दिया, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उन्होंने केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस के लिए न्यू केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस टू कंप्लाई विद एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, उन्होंने इंस्टॉल किया एक ऐसा कुछ इक्विपमेंट जो केमिकल्स को हैंडल करता है, प्रोसेस करता है, और वो इसलिए क्या कि एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे लॉ भी आजकल स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं कि हमने ज्यादा पोल्यूशन नहीं करना है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, फॉर द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ डेंजरस केमिकल्स, ताकि किसी को वो नुकसान ना पहुंचाएं। रिलेटेड प्लांट एनहांसमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट बिकॉज विदाउट देम एंटरप्राइज इज अनेबल टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल केमिकल्स। तो उसको हम एसेट मानेंगे, चाहे वो इक्विपमेंट आपको फायदा नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप वो इक्विपमेंट नहीं लगाओगे तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, वो उसके लिए जरूरी है, आपको गवर्नमेंट अलाउड ही नहीं करेगी उसके बिना। जैसे कहते हैं ना, हेलमेट के बिना स्कूटर चलाना ही अलाउड नहीं है, तो वो इक्विपमेंट लगाए बिना आपको केमिकल नहीं बनाने देगी गवर्नमेंट, इसलिए वो जरूरी है। The resulting carrying amount of such an asset and related asset is reviewed for impairment in accordance with Indian Accounting Standard 28 impairment of assets। Indian Accounting Standard 28 में आप पढ़ोगे कि impairment हमने कैसे करनी है, तो इन assets की impairment होती है, वो कैसे होती है वो हम Accounting Standard 28 में फर्दर पढ़ेंगे जब आएगा तब।
अब आता है सब्सीक्वेंट कॉस्ट। ये तो थी इनिशियल कॉस्ट। सब्सीक्वेंट क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने कार ले ली, फिर थोड़े टाइम बाद आप उसके टायर चेंज कर लेते हो या उसमें और चेंजेस कर लेते हो, तो दैट इज सब्सीक्वेंट कॉस्ट। तो अंडर रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल मेंशन्ड अबव, an enterprise does not recognize in the carrying amount of an item of property, plant and equipment द कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विस। जो डे टू डे सर्विस होती है, नॉर्मल आपने +1 में भी पढ़ा है कि जो डे टू डे मेंटेनेंस होती है उसको हम कॉस्ट में नहीं लेते हैं, लेकिन अगर मैंने बिल्डिंग में एक्सटेंशन करवानी है, एक नया कमरा और डलवाना है, तो हम उसको उसकी एसेट में ऐड करते हैं। याद है ना आपको ये पॉलिसी? तो ये रूल तो पता है यस ना? मैम। वही चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है। रेदर दीज कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज इन द, फिर हम उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस को कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, तो उसकी एसेट में ऐड यस मैम। नहीं करते। कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग आर प्राइमरी कॉस्ट ऑफ लेबर हो गई, कंज्यूमेबल हो गई, एंड मे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ स्मॉल पार्ट्स। द पर्पस ऑफ सच एक्सपेंडिचर्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। वही आ गया अल्टीमेटली कि हम उसको क्या मानते हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। Parts of some items of property, plant and equipment may require replacement at regular intervals. अब क्या है कि कुछ parts की regular replacement जरूरी होती है, and it may require replacement several items. Items of property, plant and equipment may also acquired to make a less frequently recurring replacement और टू मेक नॉन रेकरिंग रिप्लेसमेंट। अब ये रेकरिंग भी हो सकती है, नॉन रेकरिंग भी हो सकती है। जैसे हमें हर साल कार की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, उसके बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो वो आपकी रेकरिंग यस हो गई, मैम। लेकिन वो रिप्लेसमेंट नहीं है। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो कुछ ना मशीनें ऐसी होती हैं, जैसे उनमें हर साल, अगर आपने पुराने कूलर देखे हो, तो हर साल हमें उसकी वो घास फूस सी चेंज करनी पड़ती है, नहीं तो वो ठीक से काम नहीं करते। हम करें ना करें वो हमारी मर्जी पे है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमें हर साल रिप्लेस करनी पड़ती हैं, उनको रेकरिंग बोलते हैं। और जो कभी कभी करनी पड़ती हैं, जरूरी नहीं है जब खराब हो जाएंगी तब करेंगे, तो वो नॉन रेकरिंग रिप्लेसमेंट होती है। Under the recognition principle as discussed above, an enterprise recognizes in the carrying amount of an item of property, plant and equipment. किस चीज को लेना है हमने? Cost of replacing part of such an item when that cost is incurred if recognition criteria are met. हमने उसको तब लेना है अपनी एस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में, तब रिकॉग्नाइज करना है जब रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया मीट करता है, यानी वो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है और वो जरूरी है, उसके बिना एसेट का काम नहीं चलेगा। अगर वो खर्चा बुक हो रहा है तो फिर नहीं लेंगे हम, नहीं बुक हो रहा तो हम उसकी कैरिंग अमाउंट में उसको ऐड कर देंगे। द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज पार्ट्स that are replaced and derecognized in accordance with the derecognized provisions of these standards. A condition of continue to operate an item of property. अगर आपको कोई कंटिन्यू ऑपरेशन में लेके जानी है किसी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को, मे बी परफॉर्मिंग रेगुलर मेजर इंस्पेक्शंस। कई बार क्या होता है कि कुछ मशीनें इतनी डेंजरस होती हैं कि उनको रेगुलर इंस्पेक्शन की जरूरत होती है। जैसे आपकी कार भी अगर लेते हो तो हमेशा ये बोला जाता है कि इतने किलोमीटर के बाद इसको सर्विस की जरूरत होती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं पर ही अड़ के खड़ी हो जाए। तो इसी तरह जो हमारी मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में लगी होती हैं, उनको जरूरी होता है कि रेगुलर इंस्पेक्शन चाहिए होती है फॉर द फॉल्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर पार्ट ऑफ द आइटम आर रिप्लेस्ड। जरूरी नहीं है कि आप उसको रिप्लेस करो या वो खराब हो गया तभी, अदरवाइज इंस्पेक्शन की जरूरत होती है। When each major inspection is performed, जब जरूरी है, मैंडेटरी है आपको करवाना, तो मेजर इंस्पेक्शन जब आप करवाते हो तो आप उसकी कॉस्ट को उसके कैरिंग अमाउंट में, उसकी कॉस्ट में जोड़ सकते हो। समझ आई ये बात? यस मैम। ठीक है। हम कहते हैं ना, मकान है पुराना, आपने कभी सुना होगा, कहते हैं कि इसको थोड़ा पेंट वेंट करा देते हैं, थोड़ा रिपेयर करा देते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। पुरानी कार सेल करनी होती है, हम कहते हैं इसकी सर्विस करवा देते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना। जब आप खर्चा कर रहे हो तो उसको रिकॉग्नाइज करो ना उसकी कॉस्ट में। समझ आई आपको ये बात? Yes, ma'am. अब एनी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस इंस्पेक्शन इज डीरिकॉग्नाइज्ड। अब पुराना जो आपने कर दिया उसको डीरिकॉग्नाइज करो, नए वाले को रिकॉग्नाइज करो। The derecognition of carrying amount occur regardless of whether the cost of previous part inspection was identified in the transaction. अब मान लो आपने पिछले साल खर्चा किया था
ठीक है, इंश्योरेंस का आपने उसकी कॉस्ट में जोड़ दिया। अगले साल आके आपने फिर इंस्पेक्शन करवाई और पिछले खर्चे को आप जितना बच गया उसका उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो, नए वाले को जोड़ दो, यानी पुराने को तो निकालना पड़ेगा ना। ये तो है नहीं कि पुराना भी जोड़ते जाओगे नया भी जोड़ते जाओगे, तो पुराना जो बच गया उसको निकाल दो। इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर एन एंटरप्राइज, कई बार होता है कि उसको डिटरमाइन करना मुश्किल हो गया, तो इट मे बी द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फ्यूचर सिमिलर इंस्पेक्शन एज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट द कॉस्ट ऑफ रिप्लेस्ड पार्ट। तो आप उसको अपने हिसाब से निकाल के उसकी फ्यूचर सिमिलर इंस्पेक्शन अगर करनी है या कोई रिप्लेस करना है, वो पार्ट रिप्लेस करना पड़े, उसकी क्या कॉस्ट होगी वो निकाल के उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन डिस्क्लोजर में आपने दिखाना है आपने कैसे उसको कैलकुलेट किया है। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे रिकॉग्नाइज क्या क्या करना है, हमने इनिशियल कॉस्ट लेनी है, फिर सब्सिक्वेंट कॉस्ट में हमने क्या क्या लेना है वो हमने पढ़ा, उसकी किस तरह से इंस्पेक्शन को लेना है, स्पेयर पार्ट्स को लेना है या उसकी सर्विस को लेना है। अब उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, आपने रिकॉग्नाइजेशन तो कर ली आपने एसेट की, उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है। एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट क्वालिफाइज फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज एन एसेट शुड बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट। देखो सबसे पहले हम उसको मेजर करते हैं कॉस्ट पे, तो कॉस्ट में क्या आता है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। अब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या आता है, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइजेस, क्या क्या आता है उसका परचेज प्राइस। अगर आप नॉर्मली याद करो अपनी बुक्स में +1 में हम क्या करते थे, इतने की मशीन खरीदी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हुआ, उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च हुआ, हम ऐड कर देते थे। Yes, ma'am. तो इसी तरह से आप ऑलमोस्ट चीजें वही हैं, थोड़ा सा बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इस परचेज प्राइस जितना आपने खरीदा इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, अगर आप फॉरेन से खरीद रहे हो और आपको ड्यूटी देनी पड़ रही है वो भी आपने ऐड करनी है उसकी कॉस्ट में। नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स, जैसे हम जीएसटी पे करते हैं, अगर तो वो हमारा रिफंडेबल है, रिफंडेबल मतलब होता है हमें इनपुट मिल जाता है उसका, तो हम उसको नहीं ऐड करेंगे कॉस्ट में। लेकिन अगर हमारे पास वो उसका कोई इनपुट नहीं मिल रहा, वो रिफंडेबल नहीं है, तो हम टैक्स को भी ऐड कर देंगे। आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट, ये तो आपको पता है ना कि खरीदते हुए जो कॉस्ट आती है उसमें अगर हमें ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट मिलता है तो हम उसकी कॉस्ट में से लेस कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। Yes, ma'am. अब देखिए, एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन, अगर हम इसको सिंपल वर्ड में बोले तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, ठीक है। Yes, ma'am. आप अपनी लोकेशन पे लेके आए और कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग, कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग का मतलब उसकी इंस्टॉलमेंट कॉस्ट होगी, इसको इंस्टॉल करोगे तभी उसको यूज कर पाओगे, ठीक है। Yes, ma'am. इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, यानी जिस इंटेंशन से हमने वो चीज खरीदी है उसी तरह से हम उसको यूज करें, उस सिचुएशन तक लाने के का खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। इसमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड है और उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ऐड है। हाँ जी बेटा, ठीक है। द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, अब यहाँ ध्यान देखना, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, removing of item and restoring the site on which it is located, referred to as decommissioning, restoration and similar liabilities। देखो अगर मान लो वहां पर पहले कोई पुरानी मशीन लगी हुई थी, ठीक है, समझ आई। हैंडपंप देखे आप लोगों ने, हैंडपंप, Yes, हाँ, ma'am. Yes, उसको ma'am. उखाड़ दिया और उसको सारा जो नीचे उसकी फ्लोरिंग होती है उसको ठीक करके फिर नया हैंडपंप लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पुराने को उखाड़ रहे हैं, पुरानी मशीन को, यानी मान लो चलो घर देख लो, आप हैंडपंप ही मत देखो, पुराना घर हम उसको तोड़ते हैं तो उसकी कॉस्ट खर्चा होता है कि नहीं होता, हम्म? Yes, ma'am. तो उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, यानी पुरानी मशीन या पुराना घर या पुराना हैंडपंप या जो भी है उसको डिसमेंटल करना, निकालना वहां से, रिमूव करना वहां से, उसका मलबा भी उठवाते हैं, ठीक है, उठाते हैं ना। Yes, ma'am. फिर उसको रिस्टोर करते हैं साइट को, यानी धरती को लेवल को बराबर करते हैं। Yes, ma'am.
तभी तो नई चीज लगाएंगे ना उस पे, कि नहीं? Yes. तो Yes, ma'am. इसको बोलते हैं, इस कॉस्ट को बोलते हैं डीकमीशनिंग ऑफ एसेट। क्या बोलते हैं? Decommissioning of डीकमीशनिंग। asset. हाँ, रिस्टोरेशन, यानी कि हम रिस्टोर कर रहे हैं, पुरानी चीज निकाल के नई डाल रहे हैं, या फिर सिमिलर लाइबिलिटीज। ये आप याद रख लेना वर्ड, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज। द ऑब्लिगेशन फॉर विच एन एंटरप्राइज incurs either when an item is acquired or as subsequent or as consequence of having used the item during particular period for purpose other than to produce inventories during the period। तो ये सब भी उसके एस्टिमेट में हम जोड़ते हैं, क्योंकि जब हम नई चीज लेंगे तो पुरानी को डिसमेंटल भी करेंगे ना, तभी तो उसकी जगह पे वो लगाएंगे। हमने खरीदने की कॉस्ट ऐड कर दी, हमने मंगवाने की कॉस्ट ऐड कर दी, हमने इंस्टॉल करने की ऐड कर दी। आपके पास विंडो एसी है, उसको निकाल के आप स्प्लिट एसी लगवा रहे हो, तो पहले विंडो एसी डिसमेंटल करोगे ना, उसको डिकमीशन करोगे, रिमूव करोगे, तभी तो नया लगाओगे, उसको लेवल को बराबर करोगे ना स्प्लिट एसी के बराबर। तो वो भी तो उसी की कॉस्ट Yes, में ma'am. आएगा कि नहीं आएगा? पापा बोलते नहीं Yes, खर्चा हो ma'am. गया इतना, पहले पुराना निकलवाया, उसका फिर वो विंडो ठीक कराई, फिर तब नया लगेगा ना, उसके शेप में लाओगे उसको तो नया यूज कर पाओगे, नहीं तो कैसे यूज कर पाओगे उसको? आई बात समझ? Yes, ma'am. तो ये आपने +1 में नहीं पढ़ा था, डिकमीशनिंग ऑफ एसेट या डिसमेंटलिंग कॉस्ट, वो भी आपको इसमें ऐड करनी है। Measurement of cost. The cost of an item of property, plant and equipment is the cash price। अब मेजरमेंट क्या आपका, जो भी कोई चीज आप खरीद रहे हो उसके लिए पैसे दे रहे हो, ऊपर भी हमने पढ़ा कैश प्राइस और इक्विवेलेंट, या फिर उसकी जगह कुछ और दे रहे हो एट रिकॉग्नाइजेशन डेट, जिस डेट को आप उसको अपनी एसेट मान रहे हो। इफ पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म, कई बार हम उधार पे लेते हैं, 5 महीने का उधार ले लिया, 3 महीने का उधार ले लिया, तो उसके बाद भी हम उसके पैसे नहीं देते हैं, तो द डिफरेंस बिटवीन कैश प्राइस एंड द टोटल पेमेंट is recognized as interest over the period of credit unless such interest is capitalized in accordance with the accounting standard 16। accounting standard 16 ये कहता है कि अगर आपने मान लो 5 महीने के उधार पे एक मशीन ले ली और 5 महीने के बाद पेमेंट नहीं करी और 10वें महीने पेमेंट करी, तो वो जो पर्सन जिससे आपने ली थी वो कहता है कि 10 महीने के बाद आप दे रहे हो तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो 5 महीने का आपने ब्याज दिया और उस ब्याज को भी आपने कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया तो वो आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। क्लियर है? अगर आपने उसको Yes, ma'am. खर्चा मान लिया, प्रॉफिट एंड लॉस में ले लिया तो ठीक है, और नहीं लिया, कैपिटलाइज कर दिया कि ये भी तो इसी एसेट की वजह से मुझे खर्चा हुआ है, तो फिर आप उसकी कॉस्ट में ऐड करोगे। One or more items of property, plant and equipment may be acquired in exchange for a non-monetary asset or assets or a combination of monetary and non-monetary asset। The following discussion refers simply to exchange of one monetary asset for another। एक चीज लेके दूसरी ले लेते हैं, एक्सचेंज ऑफर जिसको हम बोलते हैं, but it also applies to all exchanges described in preceding sentence। The cost of such an item of property is measured at fair value। The exchange transaction lacks commercial substance। The fair value of neither the asset received nor the asset given up is reliably measurable। The acquired item is measured in this manner even if the enterprise can't immediately de-recognize। हम उसको कई बार एकदम से de-recognize नहीं कर सकते। If the acquired item are not measured at fair value, their cost is measured at carrying amount of the asset। अगर fair value पता हो तो fair value पे लो, ऐसे केस में ना पता हो तो carrying amount, जो आपने पुरानी carrying amount पुरानी asset दे दिया आपने। ठीक है? An enterprise determine whether the exchange transaction has commercial substance by considering the extent to which the future cash flows are expected to change as a result of transaction। An exchange transaction has commercial। अब हमने ये देखना है कि जो एक्सचेंज में हम ले रहे हैं दूसरी चीज, तो क्या वो कमर्शियल है या नहीं है, यानी कि हमने उससे फ्यूचर बेनिफिट लेने हैं कि नहीं लेने, या वैसे ही हम एक्सचेंज दे के दूसरा कुछ और ले रहे हैं। तो वो कैसे पता चलेगा? द कॉन्फ़िगरेशन, रिस्क, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ द एसेट रिसीव्ड डिफर्स फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश फ्लो ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो पुरानी एसेट से आपको कैश फ्लो आने थे, वो उसका अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे
और जो नई एसेट से आपको कैश फ्लो आनी है, दोनों में डिफरेंस होगा, सेम तो नहीं हो सकते ना, तभी तो हम चेंज कर रहे हैं कि हमें ज्यादा फायदा हो। एक पुरानी एसेट और एक नई एसेट सेम फायदा नहीं दे सकती ना हमें, क्या दे सकती है? Yes, ma'am. अलग हो जाएगा No, ना। ma'am. हाँ, द एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू of the portion of the operation of the enterprise affected by the transaction changing in result of exchange। वो कहते हैं कि एंटरप्राइज को वैल्यू क्या होगी, जो उनका डिफरेंस होगा, क्योंकि पुरानी से भी मान लो मुझे 1 लाख मिलने वाला था, नई लेके मुझे 1.5 लाख मिल रहा है, तो मुझे नई से कितना फायदा हो रहा है? 50,000 का हो रहा है, क्योंकि 1 लाख तो मैं पुरानी से भी ले लेती। ठीक है, एंड द डिफरेंस इन ए एंड बी इज सिग्निफिकेंट रिलेटिव टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्सचेंज। For the purpose of determining whether an exchange transaction has commercial substance, अब हमने ये भी देखना है कि जो मैं exchange में ले रही हूँ, क्या उसमें कोई commercial substance है? The enterprise specific value of the portion of operation of the enterprise affected by the transaction should reflect post tax cash flow। अब जो हमने उसके cash flow लेने हैं ना, वो हमने लेने हैं post tax, यानी tax less करने के बाद। In certain cases, the result of these analysis may be clear without the enterprise having to perform detailed calculation। इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और अगर आपके पास प्रैक्टिकल आएंगे तो फिर मैं आपको सारी कैलकुलेशन उसमें समझा दूंगी। The fair value of an asset is reliably measurable। हम फेयर वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं किसी एसेट की? अगर the variability in the range of reasonable fair value measurement is not significant for the asset, the probabilities of various estimate within the range can be reasonably assessed। हम जो उसकी चेंजेस होती हैं उसको हम असेस कर पाए reasonably and used when measuring fair value, और उसको यूज कर पाए। If an enterprise is able to measure reliably the fair value of either the asset received or the asset given up, दोनों की fair value हमने निकालनी है, जो asset हम ले रहे हैं या जो दे रहे हैं। Then the fair value of asset given up is used to measure the cost of asset received unless the fair of asset received is more clearly evident। वो कहता है जब तक आपके पास जो नई एसेट आई है उसकी वैल्यू नहीं आ जाती, तब तक आप पुरानी एसेट की फेयर वैल्यू को ही अपनी बुक्स में मेंटेन करोगे। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. When several items of property, plant and equipments are purchased for consolidated price, the consideration is apportioned to various items on the basis of their respective fair value at date of acquisition। अब कई बारी हम कोई चीज जो है बहुत सारी यूजेस के लिए लेते हैं कि इसका यूज इधर भी होना है, इधर भी होना है, इधर भी होना है, तो फिर हम प्रोपोर्शनेटली उसको बांट देते हैं। ठीक है, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन। एन एंटरप्राइज शुड चूज ईदर ऑफ द कॉस्ट मॉडल। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। आपके पास दो मेथड होते हैं किसी भी एसेट को रिकॉग्नाइज करने के। एक होता है कॉस्ट मॉडल, दूसरा होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, as its accounting policy and should apply the policy of an entire class of property, plant and equipment. It is discussed here under। आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में बताना है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, और कंसिस्टेंट रहना है, यानी कि एक बार ही जो मेथड अडॉप्ट कर लिया, ये नहीं कि अगले साल कोई और मेथड ले रहे हो, उसी मेथड से आपने चलना है। कॉस्ट मेथड सिंपल है, जो हम करते हैं कि कॉस्ट less accumulated depreciation less accumulated impairment loss। क्लियर हो गया ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिवैल्यूएशन मेथड में क्या है? आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन एज एन एसेट, जब हमने किसी को एसेट रिकॉग्नाइज कर लिया, एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हुज फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, उसकी फेयर वैल्यू भी हम निकाल पा रहे हैं, शुड बी कैरिड एट रिवैल्यूड अमाउंट, तो फिर उसकी रिवैल्यूएशन अमाउंट लेंगे, यानी फेयर वैल्यू लेंगे जो मार्केट वैल्यू है, being its fair value at the date of revaluation less any subsequent accumulated depreciation और subsequent accumulated impairment loss। अब यहाँ ध्यान रखना, subsequent word आ गया, ऊपर क्या था? cost less accumulated depreciation less accumulated impairment loss। यहाँ हम कह रहे हैं रिवैल्यूएशन वैल्यू माइनस सब्सिक्वेंट, यानी उसके बाद का डेप्रिसिएशन लेना है। जब आप उसकी फेयर वैल्यू ले रहे हो ना, रिवैल्यूएशन कर रहे हो, उसके बाद का डेप्रिसिएशन, उसको सब्सिक्वेंट बोलते हैं, और सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस लेना है।
Revaluation should be made with sufficient regulatory to ensure that the carrying amount does not differ materially from which would determine using fair value. तो fair value जो हमने लेना है वो किसी रेगुलरिटी के बेस पे लेना है, ऐसे रेंडमली नहीं ले लेना है, उसका कोई आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए. The fair value of item of property, plant and equipment is usually determined from market based evidence. ज्यादातर ये कैसे निकालते हैं? मार्केट बेस्ड एविडेंस का मतलब ये है कि ये कोई चीज, अब आप घर लेने जाते हो, कहते हैं ना इस सोसाइटी में यार वो एक अभी फ्लैट बिका है, कितने का बिका है, तो मार्केट बेस्ड एविडेंस हो जाता है ना कि अगर ये इतने का बिके तो मेरे फ्लैट की वैल्यू भी इतनी है. समझ आ गई? और अगर नहीं है आपके पास एविडेंस तो फिर आप किसी प्रोफेशनल क्वालिफाइड वैल्यूअर से उसकी वैल्यू निकलवा सकते हो. आजकल बहुत ये नया ट्रेंड आया है कि वैल्यूअर्स प्रोफेशनली बनने लगे हैं, वो आपकी एसेट्स की वैल्यूएशन कर देते हैं. इफ देयर इज नो मार्केट बेस्ड एविडेंस, आपके पास नहीं है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के लिए, देन आइटम इज रेयरली सोल्ड, क्योंकि वो आइटम कभी कभी बिकती है, बहुत ज्यादा नहीं चलती है, तो आपके पास मार्केट वैल्यू उसकी नहीं है. Except part of continuing business, an enterprise may need to estimate fair value using income approach. तो यहाँ आप इनकम अप्रोच ले सकते हो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो प्रोजेक्शन ले सकते हो, यानी कि उसकी जितनी भी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उसका आप आज की प्रेजेंट वैल्यू ले सकते हो, या डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ले सकते हो, which aims at making a realistic estimate of current cost of acquiring construction of an item that has same service potential